is over. हाय एवरीवन, सो फाइनली वेट इज़ ओवर। और आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट किया, स्पेशली अभिषेक हो गए, फिर ऋतु हो गई, फिर फरहीन हो गई, और भी बहुत लोगों ने राहुल हो गए। इन लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट किया कि सर ज्योग्राफी की क्लासेस अब शुरू करनी चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री तो फिनिश हो चुका है हमारा। तो जो इस चैनल पर नए आए हैं तो आपको बता दूं, जो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार है ना, उसकी पूरी वीडियो बना दी गई है और वो प्लेलिस्ट में डली हुई है। तो आप उसको एक बार ज़रूर जाकर देखिएगा, एग्ज़ाम के पहले काफ़ी हेल्प करेगा। और टेलीग्राम में सारे नोट्स दिए हुए हैं, तो वहाँ भी जुड़िएगा और नोट्स लीजिएगा और रिवाइज़ कीजिएगा। आज का जो वीडियो है ना, वो हमारा शुरू होगा ज्योग्राफी का, क्योंकि देखिए बिहार का जो हिस्ट्री है उसके बाद जो मेन है ना, ज्योग्राफी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी में, ठीक है ना। तो इस वीडियो के लिए सबसे पहले तो दो चीज़ें आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। पहला कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ना आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है। अभी मैं रात को वीडियो शूट कर रहा हूँ, दिन में टाइम नहीं मिलता है, तो आपके लिए इतना एफर्ट लगा रहा हूँ, तो एक लाइक तो बनता है। और दूसरा, इस वीडियो को थोड़ा एंड तक देखिएगा। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि किसी भी टॉपिक को शुरू करने के पहले उसका जो फर्स्ट वीडियो होता है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें सारा ये डिस्कस होता है कि हम क्या पढ़ेंगे और हम कैसे पढ़ेंगे। क्योंकि ये मिस हो गया और फिर सेकंड वीडियोस थर्ड वीडियो से पाओगे ना, तो कनेक्टिविटी नहीं बन पाता है। और ज्योग्राफी इज़ ऑल अबाउट लिंकेजेस, ठीक है ना। तो बिना देर किए हम शुरू करते हैं। तो पहले अभी हम क्या करेंगे ना, कि एक ओवरव्यू समझते हैं ज्योग्राफी है क्या इंडिया लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे, और सीधा फिर हम आएंगे बिहार पे कि हमें बिहार में कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या क्या क्वेश्चन वो पूछते हैं, ठीक है। चलिए, अगर हम ज्योग्राफी की बात करें ना, तो ज्योग्राफी क्या है बेसिकली। ज्योग्राफी जो है ना, एक रिलेशन है। किसकी रिलेशन है वो? ह्यूमन का इन्वायरमेंट के साथ। इसी को हम ज्योग्राफी कहते हैं। दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ ज्योग्राफी। अगर हम बात कर रहे हैं रिलेशन का, द रिलेशन ऑफ ह्यूमन विद द इन्वायरमेंट, तो जब ह्यूमन की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आता है ह्यूमन ज्योग्राफी। और जब इन्वायरमेंट की बात कर दी ना, तो इन्वायरमेंट में क्या होता है? लैंड होता है, एयर होता है, वाटर होता है। इस चीज़ को हम पढ़ते हैं, बोलते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। तो जहाँ फिजिकल ज्योग्राफी और जहाँ पे ह्यूमन ज्योग्राफी मिल जाते हैं ना, उसको हम बोलते हैं ज्योग्राफी। इन द मोस्ट सिंपलेस्ट टर्म आई एम सेइंग। अब इसको और समझिए कि हमारा जो अर्थ है ना, गोला, इस गोला के बाहर कुछ है और गोला के अंदर कुछ है। तो गोला के बाहर की चीज़ों के जो हम पढ़ते हैं ना, आउटर सरफेस ऑफ द अर्थ के बारे में, उसको हम ज्योग्राफी बोलते हैं। और जो हमारा अर्थ के अंदर की चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं ना, उसको हम जियोलॉजी बोलते हैं, जियोलॉजी। यहाँ तक क्लियर है? तो ये वही चीज़ यहाँ बताया है कि ये जो आउटर हमारा अर्थ हो गया, इसका आउटर सरफेस है, इनर सरफेस। तो जो आउटर सरफेस है ना हमारा धरती का आउटर सरफेस, उस आउटर सरफेस में बेसिकली क्या क्या होता है, उसमें हम बात करेंगे तो हमारा बहुत सारे लैंडफॉर्म्स होते हैं। जैसे कि माउंटेन हो गए, पीक्स हो गए, हिल्स हो गए, रेंजेज हो गए, प्लेन एरियाज़ हो गए, प्लेटू एरियाज़ हो गए, कोस्टल एरियाज़ हो गए। तो ये सब क्या है? लैंडफॉर्म्स हैं। अब इन लैंडफॉर्म्स के साथ साथ और भी क्या क्या है? एयर है, वाटर है। तो इन्हीं चीज़ों को अगर हम देखें ना, तो एक सेपरेट हमारा एक सेक्टर ही, एक सेक्शन ही कर दिया गया पढ़ने के लिए फिजिकल ज्योग्राफी में। तो ज्योग्राफी खुद में बहुत वास्ट है, लेकिन ये इंडिया वर्ल्ड लेवल पे, बिहार लेवल पे उतना ज़्यादा फास्ट नहीं है। इसको बहुत आसानी से हम 3 से 4 वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चीज़ों को समझिएगा थोड़ा। ये जो हमारा आउटर सरफेस हो गया ना ज्योग्राफी, जो हमारा अर्थ का जो आउटर सरफेस हो गया, इस आउटर सरफेस को हम बांटते हैं दो चीज़ों में बांटते हैं। एक हमारा फिजिकल ज्योग्राफी, एक हो गया हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी। तो देखिए, मैं कुछ बुक्स दिखा रहा हूँ। तो जो हम क्लास 11th का एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना, वो एनसीईआरटी हमें फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में पढ़ाता है, ठीक है। और जब हम क्लास 12 का जो पढ़ते हैं ना, क्लास 12 का जो ज्योग्राफी, वो हमें ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ाता है। तो ये जो चारों बुक है ना, ये एनसीईआरटी के बुक है, ठीक है। एनसीईआरटी के बुक है, क्लास 11th और 12 के दो बुक हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। दूसरा कि अगर हम इस फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें ना, तो फिजिकल ज्योग्राफी में क्या होता है, अगर हम आउटसाइड द अर्थ की बात करें तो 2-3 चीज़ें होती हैं। धरती है ना, लैंड है, तो लैंड के लिए हम लिथोस्फीयर हमारा हो गया। तो एक हमारा चीज़ क्या है? जियोमॉर्फोलॉजी। यानी कि हम फिजिकल ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी की स्पेशल पढ़ाई करते हैं, जहाँ पर सिर्फ लैंड के बारे में और उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं, कैसे कैसे रॉक्स बने, क्या बने, ये सब देखते हैं। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, डेप्थ में नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसमें रॉक्स, टाइप ऑफ रॉक्स हो गया, फिर बहुत इंडोजेनिक एक्सोजेनिक फोर्सेस हो गए, लैंडफॉर्म्स कैसे बनते हैं, क्या क्या, फिर उसमें अलग अलग टर्म्स हो गए, जैसे कि टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी हो गया, कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो भाई के लिए बस ये जानिए
कि जो आउटर सरफेस है उसको हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल ज्योग्राफी के रूप में, और उस आउटर सरफेस पे ह्यूमंस भी रह रहे हैं, तो ह्यूमंस का भी इंटरेक्शन होता है एनवायरनमेंट के साथ, तो वो हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी होता है। ठीक है, तो अभी अगर हम बात करें फिजिकल ज्योग्राफी की, तो इसमें क्या हो गया, लैंड हो गया। तो लैंड से जुड़ा हुआ हमारा क्या है, जियोमॉर्फोलॉजी, लिथोस्फीयर है ना भाई, तो उसमें हम जो स्टडी करते हैं या फिर जो भी चीज़ें करते हैं उसको हम जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं। इसी आउटर सरफेस में हमारा हवा भी है, तो हवा के लिए हमारा क्या हो गया, क्लाइमेटोलॉजी। इसी आउटर सरफेस में वाटर भी है, तो इसके लिए ओशनोलॉजी हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब इन्हीं तीनों को अगर हम ज्वाइन कर देना, और बीच का जो कंबाइंड एरिया उसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं, जहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग दोनों इंटरैक्ट करते हैं और रहते हैं साथ में। तो यहाँ तक क्लियर हुआ आपको, ये हमारा फिजिकल ज्योग्राफी होता है। अब ये फिजिकल ज्योग्राफी जो है इसको हम पढ़ेंगे वर्ल्ड लेवल पे भी, कि वर्ल्ड में फिजिकल ज्योग्राफी कैसा है हमारा, और इंडिया में फिजिकल ज्योग्राफी कैसा है, यहाँ की नदियाँ कैसी हैं, यहाँ के झील कैसे हैं, यहाँ के जो लैंडफॉर्म्स हैं, पहाड़, चट्टान, कोस्टल एरियाज, वो कैसे हैं। ये चीज़ें हो गई। इसके साथ ही यही चीज़ हमें देखना है बिहार में, कि बिहार का जो लैंडफॉर्म है वो कैसा है। ठीक है, अभी हम देखेंगे। अभी बस मैं एक ब्रीफ दे रहा हूँ ताकि समझ में आए कि ज्योग्राफी हम कैसे पढ़ने वाले हैं। ये हमारा हो गया ना फिजिकल ज्योग्राफी। इसके बाद हमारा होता है ह्यूमन ज्योग्राफी। अभी मैंने बताया ना कि इन ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी एक रिलेशन है ह्यूमन का इन्वायरमेंट के साथ। अब ये इन्वायरमेंट की अगर हम बात कर दिए ना, तो इन्वायरमेंट में भी देखो, अभी फिजिकल ज्योग्राफी ये हो गया। अब इन्वायरमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो इन्वायरमेंट में हमारा क्या हो गया कि उसमें ह्यूमंस भी रह रहे हैं, हमारा कुछ पॉपुलेशन भी रह रहा है। तो पॉपुलेशन रहेगा तो हम पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते हैं कि हमारा पॉपुलेशन का बर्थ रेट क्या है, उसके अलग अलग मोर्टेलिटी रेट्स होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फैक्टर्स होती हैं, तो हम वो पढ़ते हैं पॉपुलेशन के लिए। अब ये पॉपुलेशन रह रहा है कहीं, तो वो रिसोर्स भी यूज़ करेगा जीने खाने के लिए। तो फिर हम इसी ज्योग्राफी में पढ़ते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी के बारे में, रिसोर्सेज के बारे में, कि मिनरल्स कहाँ कहाँ मिलते हैं, कहाँ पे हमारा जो है मिनरल्स, जैसे कि कोल कहीं मिलता है, कहीं पे कॉपर मिलता है, कहीं पे आयरन ओर मिलता है, कहीं बॉक्साइट मिलता है, एल्युमिनियम मिलता है। तो रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं। अब ये रिसोर्स अगर ले लिया तो इसके साथ साथ वो कहीं सेटल भी होगा, परिवार बनाएगा, कहीं रहेगा। तो इसमें देखते हैं कि रूरल सेटलमेंट कैसा है, अर्बन सेटलमेंट कैसा है, गांव में कैसा है, शहर में कैसा है। तो इसके लिए हम फिर सेटलमेंट ज्योग्राफी में पढ़नी होती है। ठीक है, इसके बाद जब सेटल कर गया तो जब कॉन्ग्लोमरेशन होता है, 3, 4, 5, 10, 12, 100 सेटलमेंट मिलकर एक रीजन बनाते हैं। तो जब हम रीजन की बात करेंगे तो हमारा रीजनलिज्म आ जाएगा। अब यहीं पे हम बात करेंगे, टाउन हो गया हमारा, उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो स्टेट हो गया, स्टेट को मिला के नेशन बन गया, नेशन मिलाकर हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया। तो हम देखेंगे कैसे हमारा स्टेट का अलग स्टेट के साथ रिलेशन है। इंडिया लेवल पे बात करेंगे तो इंडिया का नेबरिंग कंट्री के साथ कैसा रिलेशन है, और इंटरनेशनल पे कैसा इंडिया का रिलेशन है। ठीक है ना, बाईलेटरल, ट्राईलेटरल, क्वाड हो गया, है ना, जब भी आपने सुना होगा। फिर G20 हो गया, अलग अलग, मतलब वो ग्लोबल रीजनल हो गया। क्लियर है यहाँ तक ये चीज़ें। इसके बाद हमारा पॉलिटिकल हो गया, कि कैसे पॉलिटिक्स हमारा चल रहा है, रिलेशंस हमारा कैसे चल रहा है, ये तो हमारा करंट का भी मेनली पार्ट होता है। इसके बाद हमारा कल्चरल ज्योग्राफी। कहने का मतलब ये है, आप देखो कि ह्यूमन को हम मिला रहे हैं इन्वायरमेंट से, यानी कि एक हमारा रिलेशन बन रहा है, को एग्जिस्टेंस में रह रहे हैं, तो इसलिए हमारा ये ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जब इसी इन्वायरमेंट की हम बात करते हैं तो भी इन्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं एग्जाम में। तो इन्वायरमेंट से जब हम पूछते हैं ना, तो इन्वायरमेंट में आप देखोगे तो इन्वायरमेंट में क्या है, लैंड है, हवा है, जंगल है, झाड़ियाँ हैं, ये सब हैं। तो इसके लिए भी बहुत सारे कन्वेंशंस वगैरह बने हुए हैं दुनिया में, जो कि इतना ज़्यादा डिप्लीट हो रहा है ना हमारा इन्वायरमेंट, कि उसको बचाने के लिए सरकारें बहुत कोशिश कर रही हैं। तो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया, फिर इन्वायरमेंट 1973 में फिर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया, फिर उसके बाद आप देखोगे तो फॉरेस्ट एक्ट आया, बहुत सारे अलग अलग बर्ड कन्वेंशन एक्ट आया, अलग अलग स्पीसीज़ को बचाने के लिए एक्ट आया, टाइगर रिजर्वेशन के लिए, टाइगर कंजर्वेशन के लिए, राइनो कंजर्वेशन के लिए, अलग अलग चीज़ें। ठीक है, और इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो इस इन्वायरमेंट के लिए बहुत सारे हमारे अलग अलग चीज़ों के लिए कन्वेंशंस बने, प्रोटोकॉल बनाए गए। जैसे कि एटमॉस्फेयर, अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर से जुड़े चीज़ों के लिए, हवा के लिए, ग्रीन हाउस गैसेस के लिए, ओजोन के लिए अलग अलग कन्वेंशन, जैसे कि वियना कन्वेंशन हो गए, कार्टेजिना प्रोटोकॉल हो गए, फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, फिर क्योटो प्रोटोकॉल, किगाली कन्वेंशंस, किगाली एग्रीमेंट हो गया। फिर अगर हम बात करें नेचर के लिए तो उसमें क्या होता है, CBD हो गया, ट्रैफिक हो गया, साइट्स हो गया, IUCN हो गया, है ना, ये सब अलग अलग कन्वेंशंस बनाए गए हैं। हैजार्डस मटेरियल्स की अगर बात करें, इसमें कि केमिकल सब्सटेंसेस कैसे हैंडल किया जाए ताकि केमिकल डिजास्टर ना हो, उसके लिए स्टॉकहोम कन्वेंशन हो गया, बेसल कन्वेंशंस हो गया, फिर रॉटरडैम कन्वेंशंस हो गया। ये अलग अलग स्टेप्स लिए गए हैं नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये हमें थोड़ा सा देखना होता है।
ठीक है। इसके बाद अलग अलग चीज़ें इसमें होती हैं कि एनर्जी का फ्लो कैसे होता है, इन्वर्टेड पिरामिड क्या होता है, एनर्जी फ्लो डायग्राम कैसा होता है, कीटोन स्पीसीज क्या होता है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या होता है, स्पेसिस क्या होता है, वो देखना होता है। फिर प्लस में अलग अलग स्कीम्स जो है ना गवर्नमेंट ले रहा है वो क्या होता है, जैसे गृह स्कीम्स हो गया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो गया, कि वो सब कैसे हो रही हैं। तो ये हमें एक बार करंट में फिर मिला के देखना होता है। तो ये एक ओवरऑल हमारा हो गया ज्योग्राफी की हमें क्या क्या पढ़ना होता है। उसी तरीके से अगर हम बिहार की बात करेंगे तो सेम चीज़ जैसे इंडिया वर्ल्ड लेवल पर पढ़ रहे हैं ना, तो हमें पढ़ना होगा बिहार का, कि बिहार का डिवीज़न कैसा है। जैसे कि अगर हम डिवीज़न की बात करें तो इंडिया को कैसे डिवाइड करते हैं, इंडिया को हम डिवाइड करते हैं कि इंडिया का हमारा क्या होता है। इंडिया का अगर हम बात करें ऐसे तो ऊपर हिमालयन रीजन हो गया, ये गंगेटिक प्लेन हो गया, और ये हमारा पेनिनसुलार हो गया। तो ये इंडिया का डिवीज़न हो गया। वैसे ही इसको भी हम डिवाइड करते हैं। ये अगर हम बात करें इसको फिजियोग्राफिक डिवीज़न की, तो वो अगर हम बात करेंगे तो कैसा हो गया, वो होता है एक हमारा सोमेश्वर रेंज होता है। ये वाला ये सोमेश्वर रेंज होता है, इसको हम बोलते हैं जो शिवालिक है ना, शिवालिक फुटहिल्स ऑफ हिमालय, शिवालिक उसी के पार्ट है हमारा सोमेश्वर रेंज। हिमालय का 3 रेंजेज आपको पता है, बेसिकली 4 हैं लेकिन इंडिया में 3 ऐसे कहते हैं। एक तो हमारा ट्रांस हिमालय होता है, फिर हमारा ग्रेटर हिमालय, उसको ग्रेटर हिमालय हो गया, मिडिल हिमालय हो गया, इसको ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय उसको हिमाद्री बोलते हैं, मिडिल हिमालय उसको हिमाचल बोलते हैं जहाँ दून्स बहुत मिलते हैं। फिर थर्ड होता है फोर्थ होता है शिवालिक। तो वो जो लास्ट रेंज है ना हमारा वो शिवालिक होता है। अब वही शिवालिक पार्ट जो है ना वो थोड़ा सा यहाँ पे आ जाता है, इसको हम बोलते हैं सोमेश्वर रेंज बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक सोमेश्वर रेंज हो गया। इसकी हाईएस्ट पिक सोमेश्वर हिल ही होता है, सोमेश्वर हिल होता है। और जो हमारा हिमालय है ना, थोड़ा सा देखिएगा, हिमालय का जो नॉर्थ है ना, ये वाला इलाका नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पे चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है। तो ये जो चारों डिविजन्स है ना, ट्रांस हो गया, हिमाद्री हो गया, हिमाचल हो गया, शिवालिक, ये काफ़ी अच्छे से दिखते हैं। लेकिन जैसे जैसे ईस्ट में जाएंगे ना, ये एकदम सट जाते हैं। यहाँ पे विड्थ जो इनका होता है 50 किलोमीटर के अप्रॉक्स, और यहाँ पे 15 किलोमीटर आसाम, सिक्किम, यहाँ अरुणाचल प्रदेश होते होते 15 किलोमीटर सट जाते हैं। तो पता नहीं चल पाता है कि क्या कौन सा डिवीज़न है। तो इसी तरीके से इंडिया लेवल पे जब डिवाइड होता है तो बिहार का भी डिवीज़न होता है ऐसे ही। बिहार का डिवीज़न बात करेंगे तो ये सोमेश्वर रेंज हो गया, जहाँ पे हमारा सोमेश्वर रेंज होता है। उसके बाद हम बात करें बीच में एक वैली होता है, उसको हरा वैली कहते हैं। उसके बाद दून वैली होता है हमारा, ठीक है। इसके बाद हमारा गंगेटिक प्लेन आता है, ये वाला पार्ट पूरा गंगेटिक प्लेन है, ठीक है। ये गंगेटिक प्लेन के बाद हमारा साउथ का रीजन आता है, ये वाला यहाँ प्लेटो रीजन होता है। अब प्लेटो रीजन का होता है, इसमें अलग अलग चीज़ें हैं। हजारीबाग प्लेटो, छोटानागपुर प्लेटो हो गया, या विंध्यन प्लेटो हो गया, रेंज हो गया। इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं, तो हमें ये पढ़ना होता है। इसके बाद अगर हम रॉक्स की बात करें तो रॉक भी पढ़ना होता है कि इसमें रॉक कैसे हैं। रॉक की अगर हम बात करें तो रॉक भी बहुत तरह के होते हैं, जैसे आपने अगर नहीं पढ़ा ही होगा। जैसे कि अगर हमें बात करें आर्कियन, एक होता है आर्कियन रॉक होता है, एक आपको होता है पुरानाज रॉक होता है, ठीक है, पुरानाज। और एक होता है आपका द्रविडियन रॉक होता है, द्रविडियन, ठीक है। एक होता है आपका आर्यन रॉक होता है, आर्यन रॉक। तो ये जो आर्कियन रॉक है ना, सबसे पुराना होता है। ये उस समय के रॉक हैं जो कि जिस समय की हमारा लाइफ स्टार्ट नहीं हुआ था, यानी कि नॉन लिविंग थिंग मेनली धरती पे थे। सबसे पुराना यही है और यही एक रॉक है। इसी के रॉक के बाद मतलब ये पेरेंट रॉक कहते हैं इसको हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसी तरीके से इंडिया लेवल पे ये हो गया ना। तो बिहार लेवल पे भी हमारा रॉक होता है, कैसे कैसे रॉक्स बिहार में मिलते हैं। जैसे रॉक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ हमें टर्शियरी रॉक मिलते हैं, क्योंकि फुटहिल्स ऑफ हिमालय है ना, ये यंग एंड फोल्डेड माउंटेन है, एकदम बिल्कुल एकदम द्रविडियन फोल्डेड माउंटेन है। इसको हम द्रविडियन हिमालयन माउंटेन्स को हम लोग द्रविडियन रॉक्स भी कहते हैं, द्रविडियन रॉक्स, ठीक है, यंग एंड फोल्ड माउंटेन्स। तो ये हो गया। प्लस अगर हम बात करें तो ये जो इलाका हो गया अलुवियल प्लेन का, गंगेटिक प्लेन वैल्यू का होता है, ये हमारा क्वाटरनरी फेज का होता है, इसको पोस्टरसरी फेज कहते हैं। फिर अगर नीचे हम आएंगे तो ये धारवाड़ ग्रुप होता है, धारवाड़ है ना, धारवाड़ सीरीज ऑफ रॉक्स मिलता है। यहाँ से अगर हम बात कर रहे हैं औरंगाबाद से लेकर मुंगेर, नवादा, जमुई तक, बांका तक। और यहाँ बात करेंगे तो ये हमारा कैमूर और ये हमारा रोहतास और कैमूर, यहाँ पे विंध्यन है ना, विंध्यन रॉक। तो विंध्यन रॉक मिलता है हमको। तो ये चीज़ें पढ़नी होती हैं। इसका ये बस ब्रीफ दे रहा हूँ कैसे कैसे हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो फिर हमारा सवाल रिवर सिस्टम आता है कि बिहार में नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है कि हमारे जो नदियाँ हैं ना बिहार में कहाँ इंटर कर रही हैं और गंगा में कहाँ मिल रही हैं, वो 2 चीज़। तो इसमें अगर नदियों की बात करें तो इसमें देखिए हमारा घाघरा हो गया, फिर गंडक हो गया, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, बलान, कोसी, महानंदा। साउथ में बात करेंगे तो करमनासा, सोन, फल्गु, पुनपुन, फल्गु, अजय, केऊल, चंदन, ये सब नदियाँ आती हैं। तो
तो इन नदियों के कारण वो अपने साथ अलग अलग, अब चूँकि ये दोनों नदियाँ हैं, इनकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक हैं। ये जो है कुछ हमारे ये नॉर्थ बिहार की नदियाँ हैं वो हिमालय से आती हैं, साल भर पानी रहता है, तो कैचमेंट एरिया बहुत हाई होता है। लेकिन अगर हम साउथ बिहार की बात करें तो ये क्या होता है, रेनफेड रिवर्स होती है, यानी कि वर्षा के पानी पर डिपेंड करते हैं, तो ये इनमें साल भर पानी नहीं रहता है। तो कारण क्या है वो सब हम देखेंगे इनके बारे में। प्लस इनके कारण ये जो नदियाँ हैं ना, तो ये नदियाँ जब बहती हैं तो अपने साथ साथ मिट्टी लाती हैं। अब मिट्टी लाने के क्रम में चूँकि ये चट्टान से निकल रही हैं, और चट्टान जो होता है उसमें चट्टान के ऊपर लेयर से लेके आखिरी लेयर तक अलग अलग मिनरल्स होता है। तो चट्टान जब ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ द रिवर अलग अलग जगहों पे जब टूट के बिखर के जब अलग अलग डिपोजिशन होता है ना, तो पूरे बिहार में अलग अलग आपको मिट्टी जानना, अलग अलग मिट्टी बनता है। तो मिट्टी देखना होगा मिट्टी कैसे होते हैं। तो अगर मिट्टी की बात करें तो बिहार में मेनली हमारा एलुवियल प्लेन होते हैं, मेनली 98% यानी कि 95-96% एलुवियल सॉइल है। लेकिन अलग अलग स्पेशल जगह पे स्पेशल सॉइल्स भी होते हैं, जैसे कि अगर हम वेस्ट चंपारण में पिडमेंट स्वयं सॉइल हो गया, मार्सी एरिया है ना, बहुत पानी होता है तो मार्सी एरिया हो गया, वो वहाँ पर मार्सी सॉइल होता है। अगर हम कैमूर साइड की बात करें साउथ बिहार में, तो यहाँ बलथर इसको बोलते हैं, बलथर सॉइल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे लाइमस्टोन या फिर रॉक बहुत ही रॉकी होते हैं, लाइमस्टोन ज़्यादा होता है, क्वार्टाइट ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर हम एलुवियल की बात करें तो हमारा ये हो गया पूरा गंगा भी जो बीच गया ना, तो ये हमारा नॉर्थ बिहार, ये साउथ बिहार। अब इसमें भी ये अलग इलाका होता है, न्यूअर एलुवियम जिसको बोलते हैं खादर, और ये होता है ओल्डर एलुवियम जिसको बोलते हैं भांगर। और इस एरिया को स्पेशली हम लोग यहाँ पे पाया जाता है, बाल सुंदरी मिट्टी होता है। और ओल्डर एलुवियम जो यहाँ मिलता है साउथ बिहार में, इसको करल केवाल कहते हैं, ठीक है। अब ये जो मिट्टी और नदी दोनों मिलकर अनइवन स्लोप, अब चूँकि जो बिहार का जो एक्चुअली जहाँ पर अगर देखोगे ना, तो बिहार ऐसा है कि नॉर्थ से साउथ ऐसे आ रहा है और इधर वाला भी ऐसे आ रहा है, यानी कि ये वाला पोर्शन भी ऐसे है, मतलब स्लैंट है, और ये वाला भी ऊपर की ओर स्लैंट है, तो जाके यहाँ पे एक डिप्रेशन बन जाता है, इंक्लाइंड। और अगर ये तो नॉर्थ साउथ हो गया, अगर ईस्ट टू वेस्ट देखोगे तो ये भी थोड़ा सा उठा हुआ है, यानी कि इधर से पानी डगर के इधर जाता है। इस कारण से यहाँ ये रीजन में काफ़ी ज़्यादा पानी आता है, तो यहाँ पे हमारा टाल बनता है, टाल इसको बोलते हैं टाल एरिया, ठीक है। प्लस नदियों के कारण यहाँ इसको बोलते हैं घाघरा गंडक दोआब बोलते हैं, या दियारा, या फिर दियारा लैंड भी कहते हैं, ठीक है। ये अलग अलग लैंड फॉर्म्स होता है। प्लस यहाँ पे बहुत सारा मेंडरिंग, उसकी नदी मेंडरिंग करती है, तो ऑक्सबो लेक्स वगैरह बनते हैं। क्यों हर साल बिहार में बाढ़ आता है ये आप बताइएगा, ये मैं एक्सप्लेन करूँगा, दिमाग में ऐसा जाएगा ना, कभी भूलिएगा नहीं। तो ये नदियों के बारे में पढ़ना है, सॉइल के बारे में पढ़ना है। प्लस अगर क्लाइमेट की बात करेंगे तो हमें क्लाइमेट भी देखना है कि बिहार में कैसा है, तो इसका लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड देखते हैं। लैटीट्यूड की बात करेंगे तो हमारा क्या होता है, ये होता है आपको 24 डिग्री से लेके 27 डिग्री तक, मिनट और सेकंड तक आप याद कर लीजिएगा, बढ़िया है। तो ये हमारा बेसिकली यहाँ से यहाँ एक्सटेंशन हो गया। लॉन्गिट्यूड बात करेंगे तो 82 डिग्री से लेकर 88 डिग्री तक होता है। अब देखिए लैटीट्यूड अगर हम जब 24 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है ना, तो टॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारा 0 डिग्री से लेकर 23 डिग्री तक, तो टॉपिक ऑफ कैंसर के जस्ट ऊपर है, यानी कि हमारा बिहार सब ट्रॉपिकल जोन में आता है। अब सब ट्रॉपिकल जोन में आने के कारण बहुत सारे फोर्सेज होते हैं, जिस कारण से कि यहाँ पे हमारा पानी जो होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। तो हमें क्या पता है 6 जून को केरला में हिट करता है हमारा मानसून, साउथ वेस्ट मानसून, इक्वेटर क्रॉस करके जब हमारा ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है ना शिफ्टिंग होता है, जब लो प्रेशर क्रिएट होता है इंडिया में, तो मानसून वहाँ से हाई प्रेशर जो है ना इक्वेटर से पानी लेते हुए आता है अरेबियन सी से यहाँ पे। जब यहाँ पे आता है तो यहाँ पे सीरीज ऑफ हमारा हिल्स है, इन हिल से टकरा कर ये साउथ वेस्ट मानसून है ना 2 भागों में बढ़ता है, एक जाता है बे ऑफ बंगाल में, एक जाता है अरेबियन ओशियन में, ठीक है ना। तो बिहार में जो है ना पानी अब यही पूछता है कि कौन से पार्ट से ज़्यादा होता है, आपको बे ऑफ बंगाल साइड से पानी ज़्यादा होता है या अरेबियन साइड से, ये पता होना चाहिए ना। तो हमें पढ़ना हो क्लाइमेटोलॉजी में कैसे बारिश होता है, ठीक है। इसके का जब हम ये सब ट्रॉपिकल मानसून हो गया, पानी हो गया, तो फिर यहाँ पे होता है कि यहाँ पे जब पानी आएगा तो यहाँ का मौसम कैसा है, कि जलवायु कैसा है। तो यहीं पे हम देखते हैं कि बिहार को अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स में बांटते हैं, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में। तो पहले 3 है, 1, 2 एंड 3rd ए एंड 3rd बी, ठीक है ना। 4 क्लाइमेटिक जोन्स बेसिकली है हमारे बिहार में, उसको हम बांटते हैं। प्लस यहाँ का अगर हम बात करेंगे कि वेजिटेशन कैसा है, यहाँ की जो फॉरेस्ट है, यहाँ के वाइल्ड लाइफ है वो कैसा है, तो बेसिकली हमारे डेसिडियस फॉरेस्ट के एरिया में आता है। अब डेसिडियस बात करें तो डेसिडियस 2 तरह का होता है, मॉइस्ट डेसिडियस एंड ड्राई डेसिडियस। इस एरिया में थोड़ा पानी ज़्यादा होता है, ये स्वैम्पी इलाका है ना, मार्सी इलाका है, तो यहाँ पे जो थोड़ा बहुत पौधे होते हैं, पेड़ पौधे हैं, उसमें होता है मिलता है मॉइस्ट डेसिडियस होता है। और ये छोटा नागपुर पठारी जो इलाका है ना, ये हमारा प्लेटू रीजन, यहाँ पे मिलता है ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट मिलता है।
बाकी जो प्लेन एरिया में उतने पहाड़ जंगल है नहीं, तो उसको हम कह नहीं सकते हैं। तो यहीं पे हमें ये भी देखना होता है कि क्लासिफिकेशन क्लाइमेट का टाइप कैसा है। तो वो जो है ना, अलग अलग जोग्राफर्स ने अलग अलग टर्म्स दिए हैं, जैसे कि कोपेंस क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन होता है, थिवाटा होता है, फिर थॉर्न्स वाइट होता है। अलग अलग जोग्राफर्स ने टर्म्स दिए, CWA, CWG, सी कैप्स एस, WS, अलग अलग टर्म्स होता है। तो वो देखना है कि वो कैसा होता है। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद अगर हम बात करें इंडस्ट्रीज़ का, तो हमें ये भी देखना होता है कि जो मिनरल्स है ना, जब 2000 में झारखंड अलग हुआ है, 2000 में झारखंड जब अलग होता है ना, तो मेनली जो हमारा 90% मिनरल से उच्च झारखंड हो जाता है। तो बिहार में जो थोड़े बहुत बचे कुचे हैं, ऐसा तो ना के बराबर है, लेकिन जो बचे कुचे हैं भी वो यही बेल्ट में है, प्लस में, ठीक है ना। इसलिए हम देखते हैं कि बिहार में मिनरल्स तो बहुत कम है। तो मेनली बिहार का पोटेंशियल सबसे ज़्यादा ग्रो करने का है, वो किस चीज़ में, एग्रीकल्चर में। इसलिए सरकार जो है ना, एग्रीकल्चर खेती को बढ़ावा देने के लिए बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, और ख़ासकर अपने एनर्जी डिपेंडेंसी को कम करने के लिए रिन्यूएबल सोर्स में बहुत इन्वेस्टमेंट कर रही है, ठीक है। तो मिनरल्स की अगर हम इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे, तो यहाँ पे अलग अलग इंडस्ट्रीज आती हैं। मतलब जो भी थोड़ी बहुत हैं वो हमें देखना होगा कौन कौन से इंडस्ट्रीज़ हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो भागलपुर में सिल्क की साड़ियाँ बहुत बनती हैं, तो सिल्क के लिए फेमस है भागलपुर। अगर हम बात करें दाऊदनगर ओबरा, तो यहाँ कालीन चादरें बहुत फेमस है यहाँ की। मुजफ्फरपुर की शाही लीची, बिहार से नालंदा, यहाँ पे सिलाव एक जगह है, सिलाव का खाजा, जिसको GI टैग भी मिला हुआ है, ठीक है। और भी अगर इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो यहाँ सीमेंट इंडस्ट्रीज, हमारा ये रीजन में सीमेंट इंडस्ट्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लाइमस्टोन बहुत ज़्यादा मिलता है, चूना पत्थर मिलता है। मुंगेर की बात करें तो यहाँ पे बीड़ी फैक्ट्री हो गया, या फिर हथियार का आर्म्स एंड एमिनेशन का हो गया, क्योंकि यहाँ पे आयरन और बॉक्साइड यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलता है, माइका वगैरह हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है कि मीर कासिम ने यहीं सबसे पहला गन फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया था, जब उसने मुर्शिदाबाद से मुंगेर को कैपिटल को ट्रांसफ़र किया था। तो ये इंडस्ट्रीज़ के बारे में हो गई, ठीक है ना। तो हम इस तरीके से पूरे चीज़ को देखेंगे, बिहार को एकदम मज़ा आने वाला है। और ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। साथ ही साथ ये गवर्नमेंट स्कीम्स हमारा हो गया कि गवर्नमेंट जो है ना, वो अलग अलग स्कीम्स कर रहा है, कैसे क्या कर रहा है। जैसे कि बायोफ्यूल हो गया, बायोफ्यूल को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट एक बायोफ्यूल पॉलिसी लाया है, जिसके तहत उन इलाकों को चूज़ किया गया है जहाँ पे हमारा राइस बहुत ज़्यादा होता है, वीट बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि बायोफ्यूल जो होता है ना, वो हमारा हस्क राइस से ही बनता है, वीट से ही बनता है। तो इन जगहों को चूज़ किया गया ताकि हमारा एक कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ इंडस्ट्री बने, एक सेक्टर वाइज अलग अलग सेक्टर जहाँ के उसकी पहचान है, वहाँ पे वो इंडस्ट्री डेवलप किया जाए। ये सरकार का प्लान है। तो ये चीज़ें हमें पढ़ना होता है। साथ ही साथ हमें ये भी देखना होता है कि करंट में कुछ जोग्राफिकल इवेंट्स हुए हैं क्या, कहीं न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ है क्या, कहीं कोई केमिकल वेपन्स का यूज़ किया है क्या, कुछ बिहार में ऐसा कुछ फ्लड आता है, अर्थक्वेक आता है ना, ड्राउट आता है, तो उसका कारण क्या है, कौन सा इलाका हिट हुआ है। बिहार में अगर फ्लड की बात कर दें तो 28 जिला को ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया फ्लड प्रोन एरिया, है ना। तो वो कारण क्या है, कहीं कुछ मेजर इंसिडेंट हुआ क्या। NDRF हमारा इंडिया लेवल पे 2006 में बना था, फिर SDRF बना हुआ है, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड हो गया, ये फोर्स हो गया, सरकार क्या कर रही है, ये चीज़ें हमें देखनी होती है पूरी की पूरी ज्योग्राफी में। तो आई होप कि ये पूरा ज्योग्राफी थोड़ा बहुत आपको मिला होगा आइडिया कि हम कैसे प्रोसीड करेंगे। तो ये हमारा एक सीक्वेंस रहेगा कि हम कैसे बिहार को प्रोसीड करेंगे बिहार की ज्योग्राफी के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा पसंद आया हो तो। और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। रात में ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि दिन में टाइम नहीं मिलता है, इतना एफर्ट लगा रहा हूँ, तो एटलीस्ट आई कैन एक्सपेक्ट ए लाइक फ्रॉम यू, है ना। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए, कुछ डाउट हो तो पूछिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।